Hello friends, good evening all of you and welcome to our YouTube channel Library Science with राकेश मीणा सर and our team। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लाइब्रेरियन के सभी एग्ज़ाम से संबंधित हमने एक ऑनलाइन वीडियो टेस्ट सीरीज़ का आयोजन कर रखा है। उसी टेस्ट सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने से पहले आज कुछ बातों पर विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज लग रहा होगा कि सर आज हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। जी, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक जो भी हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज़ आ रही थी वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आ रही थी। तो सर ने और मैंने ये डिसीज़न लिया है कि अब से हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज़ दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आएगी। और इससे फ़ायदा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो हो ही रहा था, लेकिन बच्चे कमेंट कर कर के पूछ रहे थे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, कि सर हिंदी मीडियम में कब पढ़ाओगे आप, या हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज़ भी पढ़ाओ। तो उन्हीं के लिए आज ये एक अच्छा गिफ्ट मान सकते हो आप हिंदी मीडियम के बच्चों। तो इसी टेस्ट सीरीज़ से आज हम शुरू कर रहे हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज़। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर में। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जितने आप लाइक करेंगे और जितना आप वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ और पुख्ता जानकारी के साथ आपको डाटा दिया जाए। जी दोस्तों, बिल्कुल। और सभी ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दीजिए, ऑनलाइन आ जाइए, सभी अपने फ्रेंड्स को बोल दो आप कि ऑनलाइन आ जाओ। डेली क्लास रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर में ऑनलाइन होती है। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता देवे कि डेली रात को 9 बजे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है। तो दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां भी आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म हो उन सभी ग्रुप्स में एक बार आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से ही हम लेके आ गए हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए भी उपहार स्वरूप टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल, आप कह सकते हैं उपहार स्वरूप टेस्ट सीरीज़। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो ये चल ही रहा था, लेकिन आपके इतने कमेंट्स आने के लिए और आपके इतने मैसेजेस आने से हमने और हमारे सर ने ये निर्णय लिया है कि अब से हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ होगी वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, अर्थात हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, सभी ग्रुप्स में आप एक बार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी क्लास है, ये जो क्लास है वो वीडियो टेस्ट सीरीज़ में 12th क्लास मानी जाएगी। तो ध्यान रखना आप, ये 12वीं क्लास है हमारी। बात कर लेते हैं कि ये जो क्लास है वो हमारी किन किन एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगी। तो आप अच्छे से ये एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्टली अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। जी बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व टू पॉप एसआई इंडेक्सिंग सिस्टम। यस गाइज, ये कह रहा है कि पॉप एसआई इंडेक्सिंग जो सिस्टम है हमारा, उसमें कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 12 स्टेप्स, ऑप्शन बी 10th स्टेप्स, ऑप्शन सी 8th स्टेप एंड ऑप्शन डी इज़ द 6th स्टेप। यस गाइज, तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट आप जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसमें आपका जो आंसर रहेगा, द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन गाइज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ 8 स्टेप्स। यस गाइज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके उत्तर के बारे में हम कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉप एसआई इंडेक्सिंग सिस्टम है, सबसे पहले हम उसकी फुल फॉर्म ही याद कर लेते हैं। जो पॉप एसआई इंडेक्सिंग सिस्टम है उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, पोस्टुलेटेड बेस्ड फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। यस गाइज, इसका पूरा नाम यही होता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, या हम कह सकते हैं इसके जो खोजकर्ता थे वो गणेश भट्टाचार्य थे। कौन थे? गणेश भट्टाचार्य, शॉर्ट में लिख सकते हैं गणेश भट्टाचार्य।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 6। जनरली लाइब्रेरी स्टाफ वर्किंग आवर्स पर वीक, यानी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामान्यतः जो पुस्तकालय कर्मचारी है वो एक सप्ताह में कितना काम करते हैं या कितने घंटे काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 40 से 50 घंटे, ऑप्शन बी 36 से 50 घंटे, ऑप्शन सी 56 से 65 घंटे, ऑप्शन डी 50 से 60 घंटे। तो दोस्तों टिक द करेक्ट आंसर क्विकली एंड फास्ट। सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, जिसको आता है वो भी दे और जिसको नहीं आता है वो भी ज़रूर देना। तो दोस्तों जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सामान्यतः 36 से 50 घंटों का कार्य लाइब्रेरी स्टाफ के लिए एक सप्ताह में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जनरली 36 to 50 आवर्स वर्क लाइब्रेरी स्टाफ इन ए वीक। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस्ड द यूजर नीड्स एज अ कस्टमर नीड्स। ऑप्शन ए इज फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी इज द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड ऑप्शन डी इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यह आपसे कहना चाह रहा है कि जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम है वो सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं या किस पे गहनता प्रदान करते हैं। देखा जाए तो उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चतुर्थ नियम। तो जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या होता है मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जी गाइज, एवरी रीडर्स हिज हर बुक, यानी जो दूसरा नियम है पुस्तकालय विज्ञान का, उसमें आपको सभी पाठक को उसकी पुस्तक मिलना ज़रूरी है। तो ये कंज्यूमर नीड्स के बेसिस पे आपको पुस्तक पढ़ना ज़रूरी होता है और ये इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इन विच वन इज सिनोनिम्स मीनिंग। यस गाइस, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक दूसरे का पर्यायवाची। अब ऑप्शन है हमारे पास में रेफरेंस बुक, रेयर पॉसिबल बुक, नॉट पॉसिबल बुक एंड इन प्रिंट बुक। दोस्तों आप फटाफट बताइए जो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए और बी होगा। जी दोस्तों, जो से ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची माने जा सकते हैं, रेफरेंस बुक और रेयर पॉसिबल बुक्स। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। जनरल फाइनेंशियल रूल्स प्रिस्क्राइब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एनुअली फॉर द कलेक्शंस ऑफ। यह आपको कह रहा है कि सामान्यतः जो फाइनेंशियली वित्तीय नियम होते हैं उसमें आपको जो स्टॉक होता है बुक्स का उसमें कितनी किताबें होना कंपलसरी है एज ए वेरिफिकेशन के रूप में, यानी सत्यापन के रूप में। तो ऑप्शन से आपको 50,000 वॉल्यूम्स, ऑप्शन बी इज़ 40,000 वॉल्यूम्स, ऑप्शन सी इज़ 30,000 वॉल्यूम्स एंड ऑप्शन डी इज़ 20,000 वॉल्यूम्स। सो गाइज टिक द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। यस गाइज, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 20,000 पुस्तकें या 20,000 वॉल्यूम्स आपके पास होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज़ आर ऑफ्टन सेंटर्ड इन द टेक्निकल सर्विस ऑफ लाइब्रेरी बिकॉज। अब ये बात कर रहा है हमारा क्वेश्चन पुस्तकालय संरक्षण से संबंधित, कि पुस्तकालय संरक्षण से संबंधित और तकनीकी सहायता से संबंधित हमें क्या क्या इनमें यूज़ लेना चाहिए। तो बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। प्रोसेसिंग एंड बाइंडिंग वर्क, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लेंडिंग सर्विस, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन डी इज़ द यूज़ इंटर लाइब्रेरी लोन। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत सहायता प्रदान हो सके। और दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू करते हुए पढ़ाई करें,
ये मत देखिए कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों वैकेंसियों का भरमार आ रहा है, बस आप अपनी तैयारी को सुचारू रखें। दोस्तों वैकेंसी तब आएगी जब आपकी तैयारी उस टाइम पूरी नहीं हो पाएगी और फिर आप सोचोगे कि अब हम तैयारी कर लेते हैं, तो तैयारी का उस टाइम हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग एंड बाइंडिंग वर्क। यस, तो दोस्तों जो प्रक्रिया और जो पुस्तकालय में जो बाइंडिंग वर्क होता है वो इसके लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है दोस्तों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बुक काउंसिल इज़, ऑप्शन ए इज़ मुंबई, ऑप्शन बी इज़ कोलकाता, ऑप्शन सी इज़ दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज़ द चेन्नई। इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद का हेडक्वार्टर पूछा गया आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर्स बता दीजिए आप। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज दिल्ली। यस गाइज, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं हम कुछ इसकी विशेष जानकारी के बारे में। नेशनल बुक काउंसिल, जी दोस्तों, नेशनल बुक काउंसिल वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1957। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, वो भी किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ बेसिक सर्विस ऑफ द लाइब्रेरी। यस दोस्तों, इनमें से कौन सी एक सामान्य सर्विस या सामान्य सेवाएं कह सकते हैं हम पुस्तकालय की है, जो बताइए आप। ऑप्शन ए इज़ प्रोविज़न ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रोविज़न ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज़ द असिस्टेंट टू लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी इज़ द असिस्ट टू यूज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपको एक तरह से अच्छे लग रहे हैं और सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो आप अपने जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ ऑल और द करेक्ट। जी दोस्तों, सभी उत्तर सही है। बात कर लेते हैं कि जो बेसिक सर्विस होती है लाइब्रेरी की, उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोविजंस ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। जी दोस्तों, बिल्कुल सामान्य जानकारियों के लिए नियम बनाए होते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो स्पेशल जानकारी होती है उनके लिए भी नियम बनते हैं। लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जी दस्तावेजों का जो भी आपका स्थान होता है उसका भी एक असिस्टेंट रखा जाता है। और दूसरा है कि लाइब्रेरी में कैटलॉग का यूज़ करना, ये भी एक बेसिक सर्विस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों ये जो चैनल है ये पूरी तरह से हमारे लाइब्रेरी साइंस पे वर्क करता है और लाइब्रेरियन की वैकेंसियों के संबंधित सभी अपडेट और न्यूज़ और सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एडिटिंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर, ऑप्शन ए इज़ लाइब्रेरी रूटीन एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी इज़ टेक्निकल एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी इज़ द एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी इज़ द इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़। दोस्तों द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, प्लीज़ टिक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन सी, एक्सटेंशन सर्विस या एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। एक्सटेंशन से मतलब है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो उस सूचनाओं का या सेवाओं का प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसी के अंदर एडिटिंग एक्टिविटीज़ भी आता है। तो ये लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण
गतिविधि बोल सकते हैं हम कि एक्सटेंशन सर्विस इज एक्सपेंड टू आवर सर्विस ऑफ लाइब्रेरी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स मीन्स। ये कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ बुक्स का मतलब बताइए। ऑप्शन ए इज़ रेफरेंस बुक, ऑप्शन बी इज़ रिटर्न्स बुक, ऑप्शन सी इज़ रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन डी इज़ इशू ऑफ बुक। तो दोस्तों इसमें डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स यानी पुस्तकालय में बुक्स में डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी दोस्तों, डिस्चार्जिंग का मतलब भी आउट करना या निकालना होता है, या देना या वापस लौटाना होता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये टर्म यूज़ की गई है डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स, दैट मीन्स रिटर्न ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकालय में वापस पुस्तकों को लाना या उपयोक्ताओं द्वारा पुस्तकालय में पुस्तकों को वापस दिया जाना ही डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी काफ़ी खुश हो जाएंगे कि उनको भी आज से वीडियो टेस्ट सीरीज़ हिंदी में मिल रही है और समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। दोस्तों आपके कमेंट्स और आपके मोटिवेशनल की वजह से ही हम ऐसे नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सपेंशन फॉर डेसीडॉक। यस दोस्तों, डेसीडॉक की फुल फॉर्म बतानी है आपको यहाँ पे। ऑप्शन ए इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑन साइंस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज़ द डिलीवरी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऑप्शन सी इज़ द डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऑप्शन डी इज़ द डिफेंस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो दोस्तों चलिए फटाफट अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बिना किसी देरी किए हुए। फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा और उसी के साथ में इसकी कुछ जानकारियाँ भी मैं आपको दूंगा। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन गाइज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी दोस्तों, डेसीडॉक की फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 29 जुलाई 1917 में हुई थी। उनतीस जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो डेसीडॉक जो है वो इंस्टीट्यूशन एक डिवीज़न होता है किसका? DRDO का। जी दोस्तों, ये DRDO के अंदर वर्क करता है। DRDO की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा आपको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये रिसर्च से संबंधित कार्य किया जाता है। इसमें जो भी डिफेंस में व्यक्ति होते हैं उनके लिए रिसर्च से संबंधित इसमें कार्य किया जाता है। जो भी साइंटिफिक फील्ड से होते हैं, इंफॉर्मेशन से संबंधित होते हैं, उन सभी के लिए इसमें रिसर्च कार्य किया जाता है और एक सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप डेसीडॉक की फुल फॉर्म कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि सर ने क्या बताया था। डेसीडॉक की फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1970 को हुई थी और ये एक इकाई माना जाता है किसकी? DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 एक लाइब्रेरी साइंस के रूल्स से संबंधित है। द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस ऑन। ऑप्शन ए इज ऑन जनरल अपील, ऑप्शन बी इज द ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज द यूज़र एंड यूजेबल आइटम, ऑप्शन डी इज़ द ऑन यूजेबल आइटम। दोस्तों ये सभी ऑप्शन आपको सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है या सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेबल ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ऑन यूजेबल आइटम। जी दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन यूजेबल आइटम।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो पुस्तकालय का पहला ही जो नियम है वो क्या है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। जी दोस्तों, पुस्तकें जो हैं उपयोग करने के लिए होती है, तो ये इसका पहला नियम होता है लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम में से। बुक्स आर फॉर यूज़। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। जी दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, हमारे लाइब्रेरी साइंस के नियम से संबंधित है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित ही क्वेश्चन है ये। विच इज़ 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का 4th नियम है उसका क्या नाम है या वो क्या कहता है? ऑप्शन ए इज़ एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन बी इज़ एवरी रीडर हिज हर बुक, ऑप्शन सी इज़ द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एंड ऑप्शन डी इज़ सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जो पहला ऑप्शन है वो बात कर लेते हैं हम, एवरी बुक्स इट्स रीडर। जी दोस्तों, एवरी बुक्स इट्स रीडर ये तीसरा नियम है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के नियमों में। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, ये आपके दूसरा नियम माना जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका, द लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो ये आपका 5वां नियम है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। जो 4th नियम अपना बात करता है वो पुस्तकालय में पाठक का समय बचाने से बात करता है कि पाठक का फालतू चीज़ों में समय कम से कम लगे और उसको उसकी पसंदीदा पुस्तक या पसंदीदा जो बुक्स है वो एट द टाइम फ्रिक्वेंटली उसको दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लाइब्रेरी एग्जामिनेशंस। पोस्ट कॉर्ब कॉइंड बाय, जो पोस्ट कॉर्ब है वो शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल एंड डब्ल्यू टेलर, FW टेलर होता है। बी ऑप्शन गुलिक एंड उर्विक, सी ऑप्शन हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी इज फेडरिक डब्ल्यू टेलर। दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए अपना जल्दी से। जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जी दोस्तों, द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द गुलिक एंड उर्विक। बात कर लेते हैं दोस्तों एक ही इसकी फुल फॉर्म क्या है पोस्ट कॉर्प की। जी दोस्तों, जो इसकी बात कर लेते हैं फुल फॉर्म है, पी आपके डिनोट्स करता है प्लानिंग से। जो इसमें पी वर्ड है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो पी वर्ड है इसमें पी का मतलब होता है प्लानिंग। ओ से आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, एंड एस से होगा स्टाफिंग, डी से आपका होगा डायरेक्टिंग, सी से आपका होगा कोऑर्डिनेशन, और ओ से आपका कोऑर्डिनेशन, ये बोथ कंबाइंड है। आर से आपका होगा रिपोर्टिंग और बी से आपका होगा बजटिंग। दोस्तों पी में आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक समूह में रह के उसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या संगठित करते हैं, और स्टाफिंग से संबंधित इसमें स्टाफ से रिलेटेड यानी जो भी कर्मचारी होते हैं संस्था के उनसे संबंधित कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है डायरेक्टिंग में आपके जो संस्था में जो कर्मचारी होते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको किस तरह से क्या कार्य करना है। उसके बाद तो होता है कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम समन्वय बोलते हैं कि काम करने से एक दूसरे के प्रति काम के प्रति समन्वयता कैसे लाई जाए।
उसके बाद बात करते हैं आर की। जो आर होता है वो रिपोर्टिंग होता है। आपने जो भी काम किया संस्था में उसका रिपोर्टिंग देना, वो रिपोर्टिंग कहलाता है। और नेक्स्ट होता है इसमें बजटिंग। दोस्तों एक संस्था में बजट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें बजट्स का कार्य ये होता है कि संस्था को कैसे चलाया जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ बजट इन ए इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15th is management as defined by well-known author in the field of management contains the following which one is not components। दोस्तों जो प्रबंधकीय जो फील्ड होती है या प्रबंधकीय जो शास्त्र होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस जो ये दे रखे हैं वो नहीं आते हैं, वो आपको इनमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज़ स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ मैनेजिंग एंड ऑब्जर्विंग, ऑप्शन डी इज़ द स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। दोस्तों प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी योजना और संगठन इसका प्रमुख रूप होता है, तो ये तो आएगा। ऑप्शन बी स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ये भी आएगा। जो कर्मचारी होते हैं और जो संगठन होते हैं वो एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। ऑप्शन डी है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये जस्ट मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। The correct answer for that question option number C, managing and observing. It is not part of a management system. Option number C is the correct answer. Next question is question number 16. A gateway service may access to network through option A point, option B single point, option C is the end point, option D is the link point। दोस्तों जो गेटवे होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा गेटवे होता क्या है। बेसिकली गेटवे एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। यानी इसमें जो सर्वर लिंक होता है या प्रोक्सी जो लिंक होता है उसमें ये किस पॉइंट पे बेसिस पे काम करता है नेटवर्क एरिया में। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा या जो इसका उचित आंसर हम बोल सकते हैं वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंगल पॉइंट बेसिस पे ये काम करता है गेटवे सर्विस में। जी दोस्तों द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज डिनोटेड बाय सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसको याद रखना अच्छे से, जो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज़ लोकेटेड इन इंडिया। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को वहीं छोड़ देवे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना एक बार। इससे आपको नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं ऐसी जानकारियाँ लेके आता हूँ आप सभी के सामने जो हर कोई टीचर आपको नहीं बता पाता है। जी दोस्तों हमारा चैनल इसी पे काम करता है कि नई नई जानकारियों का इनोवेशन करके हम आपके सामने ये वीडियोज़ लाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स इज़ लोकेटेड इन इंडिया। जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र है वो पूरे भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए स्टेट कैपिटल्स, ऑप्शन बी तालुकाज, ऑप्शन सी पंचायत और ऑप्शन नंबर डी इज़ डिस्ट्रिक्ट्स। सो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों ध्यान रखना ये जो भी ऑप्शन मैंने दे रखे हैं वो कई बार मैंने गलत भी दे रखे हैं, तो इनको देखकर आप आंसर और क्वेश्चन को जज ना करें। तो आप अपने हिसाब से जो आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइएंगे। दोस्तों करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ डिस्ट्रिक्ट। जी दोस्तों ये इसका सही उत्तर है। जिला स्तर पर राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना करी गई है। बात कर लेते हैं जो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर कार्य करता है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। 1976 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। HQ की बात करते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज़ लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली।
जी दोस्तों, आप इन सब जानकारियों को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 थे। राइट ऑफ रीडर्स टू टेक अवे एनी बुक टू द रीडिंग रूम फॉर स्टडी विदाउट एनी हिंड्रेंस इज रिलेटेड टू। ये कह रहे हैं कि जो सही उपयोक्ता है या सही पाठक है वो अपनी बुक्स को बिना किसी झिझक या बिना किसी डर के अपने स्टडी रूम से ले सकते हैं। तो वो कौन सी प्रणाली है या कौन सा सिस्टम है वो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ ओपन एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ partially closed access system, ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दिस अबाउ। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ओपन एक्सेस सिस्टम। जी दोस्तों, ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर आप इसमें सारा डाटा जो भी आपके पास हार्ड कॉपी रूप में है वो आप ऑनलाइन बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं और उसमें जानकारियाँ निकाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप ऑनलाइन बेसिस पे विदाउट एनी कॉस्ट यानी किसी भी प्रकार का शुल्क दिए बगैर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी सुविधा को हम ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। स्टॉक वेरिफिकेशन डन इन लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए सेल्फ लिस्ट, ऑप्शन बी एक्सेशन रजिस्टर, ऑप्शन सी इज़ द कैटलॉग एंड ऑप्शन डी इज़ द एलोकेशन रजिस्टर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सेल्फ लिस्ट इज़ करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं कि दोस्तों एक सामान्य सेल्फ लिस्ट या एक सामान्य जो सेल्फ लिस्ट का होता है उसका साइज़ कितना होता है। इसका जो साइज़ होगा दोस्तों वो 5 बाई 3 इंचेस में इसका साइज़ माना जाता है नॉर्मली। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम्स में बहुत सहायता प्रदान करेंगे ये। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। विच वन इज़ नॉट सर्विस ऑफ सर्कुलाइजेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सेक्शन। ऑप्शन ए इज़ बाइंडिंग ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी इज़ लैंडिंग ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी इज़ रिन्यूअल्स ऑफ बुक्स, ऑप्शन डी इज़ डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें आपको पूछा गया है जो परिसंचरण संगठन होता है उसमें ये कौन सी सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। बाइंडिंग जो होता है इसमें किस पुस्तकों के ऊपर बाइंडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो बी ऑप्शन है लैंडिंग ऑफ बुक्स, इसमें पुस्तकों का स्टॉक में लिया जाता है। और सी ऑप्शन में रिन्यूअल्स ऑफ बुक्स में पुस्तकों का नवाचार या नई नई पुस्तकों को लाया जाता है, जिनके एडिशन पुराने हो चुके हैं वो निकाल दिए जाते हैं और नए एडिशन की पुस्तकें लाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी होता है डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों को वापस लौटा दिया जाता है। दोस्तों, सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर पे क्लिक करें। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बाइंडिंग ऑफ बुक्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन। जी दोस्तों, पुस्तकों पर बाइंडिंग करना ये एक परिसंचरण संगठन का कार्य नहीं होता, जबकि ये 3 इसके कार्य होते हैं। ये भी डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स भी होता है और रिन्यूअल्स ऑफ बुक्स भी होता है। दीज आर 3 ऑप्शंस आर सर्विस ऑफ ए सर्कुलेशन सिस्टम। आई होप यू गाइज enjoying the test series and please like our YouTube channel and press the bell icon and comment our comment box। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई नई जानकारियाँ लेने के लिए घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल से फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जोश के साथ, ऐसी स्फूर्ति के साथ रोज़ाना रात 9 बजे रात को 9 बजे हमारे YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर एंड आवर टीम में।
तो दोस्तों चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।